दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में मुस्लिम और आरजेडी को साधने के लिए हमेशा से कुछ न कुछ होते रहता है। जहाँ हाल ही में एआईएमआईएम के बिहार के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। जहाँ यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक थे। एआईएमआईएम में हुई टूट पर जदयू की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के 4 बार से लगातार विधायक रहे नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में मुस्लिम शामिल नहीं होना चाहते हैं। जदयू का भाजपा से गठबंधन है, इस कारण मुस्लिम विधायक जदयू में शामिल नहीं होना चाहते हैं और भाजपा में तो मुस्लिम विधायक और इस जाति के लोग जाते ही नहीं हैं। जी हां, भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने आगे कहा है कि भाजपा के मुसलमानों के लिए कोई अहित कार्य नहीं किया है। इसके बावजूद भी भाजपा को लेकर के इस वर्ग के लोगों में संयम रहता है। भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को नफरत है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी ने जितना मुसलमानों के हित में कार्य किया है उससे बहुत ज़्यादा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। फिर भी भाजपा से हमारा गठबंधन रहने के कारण मुस्लिम लोग हमारे साथ नहीं आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में 3 दिन तक पूरा बिहार जलता रहा। जहाँ कई ट्रेनों को जला दिया गया, लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन बात जब आगजनी करने वालों से मुआवजा वसूलने की हुई तो फिर बिहार सरकार ने इसे इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर सरकार की तरफ से बताया गया है कि वह किसी से कोई मुआवजा नहीं वसूलेगी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर जिस तरीके से बीते महीने प्रदर्शनकारियों ने जमकर के उत्पात मचाया था, उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने सरकारी संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर किया गया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस घटना को समय रहते नहीं रोक पाने वाले सरकारी अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए और उन पर जुर्माना वसूला जाए। कोर्ट को बताया गया है कि इस उग्र और हिंसक आंदोलन के कारण न सिर्फ रेलवे को काफी नुकसान हुआ बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। दानापुर रेल मंडल को करीब 260 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उनका कहना था कि इस आंदोलन में क्षतिग्रस्त संपत्ति का आकलन करके आंदोलनकारियों से पैसे की वसूली की जाए। साथ ही इस आंदोलन में भाग लेने वाले राजनीतिक पार्टियों पर भी जुर्माना लगाया जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अलग अलग घटनाक्रमों में 9 लोगों की जान जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताया है। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे को दुखद बताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि भागलपुर में गंगा में स्नान करने के दौरान डूबने से 4 लोगों की जान चली गई थी, जबकि बिहार के 3 जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि आज के समय में जिसे देखो वही मोबाइल फ़ोन में घुसा रहता है। लोग अपने आसपास की लाइफ से ज़्यादा मोबाइल में ही आंखें गराए दिखते हैं। इस मोबाइल का आविष्कार करने का श्रेय मार्टिन कपूर को दिया जाता है। उन्होंने 1973 में मोबाइल का आविष्कार किया था, लेकिन अब उन्होंने ही अपने इंटरव्यू में लोगों से इसका इस्तेमाल कम करने की रिक्वेस्ट की है। इस इंटरव्यू ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। जिस चीज़ को खुद मार्टिन कपूर ने बनाया, आखिर वह उसका इस्तेमाल कम करने की रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। हाल ही में बीबीसी के साथ मार्टिन कपूर एक चैट शो करते नजर आए। इसमें इन्वेस्टर और इंजीनियर मार्टिन ने बताया है कि वह अपने 24 घंटे में सिर्फ 5% समय ही मोबाइल देखने में खर्च करते हैं। मूल रूप से शिकागो के रहने वाले मार्टिन कपूर से जब इंटरव्यू में पूछा गया है कि वे उन लोगों को क्या कहेंगे जो अपने दिन का ज़्यादातर समय मोबाइल में खर्च कर देते हैं, इसके जवाब पर मार्टिन ने कहा है कि वैसे लोगों को अपने मोबाइल को ऑफ करके अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी जी लेनी चाहिए। आपको बता दें कि मोबाइल की दुनिया में 70 का दशक काफ़ी क्रांतिकारी था। उस समय ज़्यादातर कार की बैटरी से चलने वाली फ़ोन लगाए जा रहे थे, लेकिन मार्टिन ने ऐसा फ़ोन को मार्केट में उतारा जो पोर्टेबल था। उसे तार की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा हर किसी को अलग अलग नंबर अलॉट करने का आइडिया भी उन्हीं का था। इसी के साथ सेल फोन टावर से
फ़ोन को चलाने का कॉन्सेप्ट भी मार्टिन ही लाए थे। जब मार्टिन कपूर द्वारा बनाया गया पहला मोबाइल फ़ोन अभी के फ़ोन से काफ़ी अलग था। जब उसकी बैटरी 25 मिनट चलती थी, जब साथ ही इसे चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था। पहला फ़ोन काफ़ी भारी भरकम था। इसका वजन 1 किलो 13 ग्राम होता था। जब इसकी लंबाई 10 इंच बड़ी थी। जब मार्टिन को अब 50 साल बाद ऐसा लगता है कि मोबाइल की वजह से लोग अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। उनका ज़्यादातर समय मोबाइल में ही बीत रहा है। उन्होंने लोगों से मोबाइल का इस्तेमाल कम करने और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ज़्यादा समय बिताने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार तेजी देखी जा रही है। डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ती लोकप्रियता में इसका बड़ा योगदान है। यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान लगातार दूसरे महीने जून में 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा। जी हाँ, एनपीसीआई की तरफ से जारी आंकड़े के अनुसार ये पिछले महीने के मुकाबले करीब 3% कम है। जहाँ आंकड़े के अनुसार यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान जून 2022 में 10,14,384 करोड़ रुपए रहा। ये पिछले महीने के मुकाबले 2.6% कम है। जब कुल मिलाकर के जून महीने में यूपीआई आधारित 586 करोड़ लेन देन हुए। जब मई के महीने में कुल 595 करोड़ रुपए लेन देन के जरिए 10,41,506 करोड़ रुपए के भुगतान हुए थे। जब वहीं अप्रैल में यूपीआई आधारित 558 करोड़ रुपए लेन देन के जरिए 9,83,302 करोड़ रुपए के भुगतान हुए। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप नया सिम कार्ड लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। यह सरकार ने सिम कार्ड को लेकर के नियमों को बदल दिया है। यह नए नियम के तहत अब कुछ कस्टमर्स के लिए नया सिम लेना आसान हो गया है, लेकिन कुछ कस्टमर्स के लिए नया सिम लेना बहुत मुश्किल हो गया है। नए सिम के तहत ये सुविधाएं मिलेगी कि कस्टमर्स अब नए सिम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सिम कार्ड उनके घर तक आ जाता है। सरकार ने सिम के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। अब नए नियम के तहत 18 साल से कम उम्र के कस्टमर्स को कंपनी नया सिम नहीं बेच सकती है। जब वहीं 18 साल की ऊपर की उम्र के कस्टमर अपने नए सिम के लिए आधार या फिर डिजी लॉकर में स्टोर्ड किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि डीओटी का ये कदम 15 सितंबर 2021 को कैबिनेट द्वारा अप्रूव टेलीकॉम रिफॉर्म्स का हिस्सा है। अब यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए UIDAI के आधार बेस्ड ई-KYC सर्विस के माध्यम से सर्टिफिकेशन के लिए बस ₹1 का भुगतान करना होता है। दोस्तों बात करते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज कटौती हुई है। इसके साथ ही सरकार सब्सिडी को लेकर के ग्राहकों को बड़ी खबर दे सकती है। इस समय घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये से ज़्यादा है। LPG सिलेंडर बढ़ती महंगाई को लेकर के सरकार के विचार अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ज़बरदस्त प्लान तैयार कर सकती है। आपको बता दें कि सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में इसका संकेत मिल रहा है कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1,000 रुपये तक देने की स्थिति में है। सूत्र के मुताबिक LPG सिलेंडर को लेकर के सरकार तो रुख अपना सकती है। पहला, या तो सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे या फिर कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। हालांकि अभी तय नियम के तहत लोगों को 200 रुपये सब्सिडी मिल रही है। सरकार के प्लान के बारे में बात करो तो सब्सिडी देने के बारे में सरकार की तरफ से अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार 10 लाख रुपये इनकम के नियम को ही लागू रखा जाएगा और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। दरअसल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। जब पिछले साल यानी कि साल 2021 से ही गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जब रूस यूक्रेन जंग के बाद वैश्विक व्यवस्था के कारण गैस की कीमत में बढ़ोतरी के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमसे पहले बात की होती तो फिर हम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर देते। अगर बीजेपी ने सूचित किया होता तो फिर वे एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार के रूप में दे रहे हैं तो फिर हम समर्थन करते। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव शांति से हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं दुखी महसूस कर रही हूँ, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। हम भी उनका समर्थन कर सकते थे अगर बीजेपी ने चर्चा की होती, लेकिन अब मुझे वही करना होगा जो पूरा विपक्ष करने का फैसला करेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है और विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा मैदान में है। यशवंत सिन्हा का नाम सीएम ममता बनर्जी ने आगे किया था। यशवंत सिन्हा टीएमसी के उपाध्यक्ष थे और राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम की घोषणा होने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
दोस्तों बात करते हैं कि AIMIM के बाद अब कांग्रेस पार्टी में टूट का खतरा मंडराने लगा है। जब बिहार कांग्रेस के विधायक के टूटने का दावा भाजपा ने किया है, जब प्रदेश भाजपा ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में शिव सैनिकों में जैसी टूट हुई है वैसे ही बिहार कांग्रेस में आने वाले दिनों में टूट देखी जाएगी। जब बिहार कांग्रेस के विधायक भी टूटने के लिए तैयार हैं। भाजपा के अनुसार सोनिया गांधी के गिरते स्वास्थ्य और राहुल गांधी के अक्षमता के कारण तमाम विधायकों को भी अपने भविष्य की चिंता है। परिवारवाद के खिलाफ अब कांग्रेस विधायक तैयार हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीते वर्षों में बिहार की सियासत में जिस तरीके से पाला बदलने और फिर छोटे दलों के बड़े दलों में विलय की घटनाएं देखी जा रही है, उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। जब विधानसभा चुनाव के बाद बसपा विधायकों ने जदयू का हाथ थामा था, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा को जेडीयू में विलय करा लिया। जब वहीं बिहार में बड़ा उलटफेर करते हुए लोजपा में टूट हुई और एकमात्र विधायक जदयू के साथ चले गए। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस विधायक अपने स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक गहन सोच विचार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 10 से 12 विधायक जदयू के संपर्क में हैं। हालांकि जदयू वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जब अंदर खाने से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस के कई विधायक अगले चुनाव में अपने अपने क्षेत्र के सामाजिक समीकरण को देखते हुए पाला बदलने की तैयारी में हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लग गया है। इसका असर ये होगा कि अब प्लास्टिक प्लेट, स्ट्रॉ, कप और चम्मच सहित रोज़मर्रा की ज़रूरत की कई प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग देश में नहीं होगा। इनकी जगह अब कागज़ से बने प्रोडक्ट्स लेंगे। इसलिए अब कागज़ से बनी प्लेट और कप सहित अन्य चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपका भी अभी कोई बिजनेस शुरू करने का विचार है तो फिर आप पेपर से कप, प्लेट सहित अन्य चीज़ों को बनाने की यूनिट स्थापित करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। जब पेपर कप बनाने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा पूंजी भी खर्च नहीं करनी होगी। शुरुआत में आप इसे थोड़ा सा पैसा लगा करके ही शुरू कर सकते हैं। जब पहले से ही पेपर से बने उत्पादों की मांग देश में अच्छी खासी थी और अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बने प्लेट और कप आदि पर बैन लगने से इसकी मांग में भारी उछाल आएगा। इसीलिए ये बिजनेस शुरू करने का अच्छा मौका है। पेपर कप यूनिट लगाने के लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जो मशीन लगाई जाती है इनका साइज़ 2 से 5 फुट की ही होती है। थोड़ी जगह में माल का स्टोरेज भी ज़्यादा होता है। इस बिजनेस के लिए आपको 2 मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। एक होती है ऑटोमेटिक पेपर प्लेट बनाने वाली मशीन और दूसरी कप और प्लेट के अलग अलग साइज़ और शेप बनाने के लिए। छोटी मशीन की कीमत 80,000 रुपये से शुरू होती है। एक दिन में ये 10,000 रुपये से 40,000 रुपये तक पेपर कप और प्लेट बना सकती है। छोटी मशीन की कीमत 80,000 रुपये से शुरू होती है। एक दिन में ये 10,000 से 40,000 तक पेपर कप और प्लेट बना सकती है। इस बिजनेस में ज़्यादा कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मशीनों को चलाने के लिए 2 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसमें एक अनुभवी व्यक्ति चाहिए होता है जो मशीनों को चलाने में एक्सपर्ट हो और एक उसकी सहायक के लिए हेल्पर होना चाहिए। पेपर कप बनाने के लिए कच्चा माल और मशीनें आसानी से मिल जाती है। जब बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कच्चे माल के तौर पर मशीनों के अलावा 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें खर्च कितना पड़ेगा। तो पेपर कप बनाने की ऑटोमेटिक छोटी मशीनें 80,000 से शुरू होती है। आप इनको अपने बिजनेस के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन, कर्मचारियों और सेटअप पर खर्च आता है। एक अनुमान के अनुसार एक अच्छा पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप 5 लाख से शुरू कर सकते हैं और बाद में इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 2022 के परिणाम जारी कर किए जा चुके हैं। इस परीक्षा में कुल 13,090 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। बिहार सरकार की तरफ से इस परीक्षा को पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। ये प्रोत्साहन राशि बिहार राज्य की सामान्य और पिछड़ा वर्ग की अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को एक मुश्त दी जाएगी। बिहार समाज कल्याण विभाग के महिला और बाल विकास निगम की तरफ से इस संबंध में नोटिस जारी करके एक पात्र महिला अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 तय की गई है। अभ्यर्थियों को ये राशि एक मुश्त दी जाएगी ताकि मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र के सियासी घमासान को लेकर के बिहार में भी राजनीति तेज हो गई है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने आरजेडी पर इशारा करते हुए कहा है कि बीजेपी चाहे तो बिहार में भी एकनाथ शिंदे बना करके किसी को भी बिहार का मुख्यमंत्री बना सकती है। जब पप्पू यादव ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। जी हाँ, पप्पू यादव ने कहा है कि आरजेडी बीजेपी के हर गलत फैसले पर चुप रहती है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में खेल हुआ उस तरीके का खेल
खेल बिहार में भी हो सकता है। जब बीजेपी जब चाहे किसी को भी एकनाथ शिंदे बना करके बिहार का मुख्यमंत्री बना सकती है। पप्पू यादव ने बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां तक कह दिया है कि बीजेपी जो कहती है आरजेडी वे करती है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान विपक्षी ने सदन में ना तो अपराध का मुद्दा उठाया और न ही रोजगार पर किसी ने सरकार से सवाल पूछा। जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम होता है जनता के सवालों को सदन में उठाना, लेकिन आरजेडी को इससे कोई लेना देना नहीं है। जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में जनता की आवाज के उठाने के बजाय खुद को नंबर 1 पार्टी साबित करने में लगे हुए थे। पप्पू यादव ने कहा कि जब आरजेडी बिहार में सरकार में थी तब सबसे ज्यादा सीमांचल को बर्बाद आरजेडी ने ही किया था। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली से जबलपुर के लिए जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट शनिवार से भी उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लौट आई। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद जब विमान 5000 फीट ऊंची उड़ान पर पहुंचा तो फिर फ्लाइट के केबिन में धुआं देखा गया। इसके बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। दरअसल जब विमान 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तभी केबिन में चारों तरफ अचानक से धुआं फैलने लगा। विमान में कुल 230 यात्री सवार थे। समाचार एजेंसी ANI ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि केबिन में धुआं घुसते ही यात्री अखबारों और एयरलाइंस बुकलेट से खुद को पंखा कर रहे थे। आपको बता दूं कि 2 हफ्ते में ये दूसरी घटना है जब स्पाइस जेट की विमान में आग लगने की घटना हुई हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 जून को पटना से दिल्ली की फ्लाइट में भी ऐसा ही एक घटना हुई थी, जहां पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट के इंजन में आग लग गई थी। अचानक आनन फानन में विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और यात्रियों की जान बचाई गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के एक सरकारी अस्पताल में एक महिला के पेट से सर्जरी करके 15 किलो का ट्यूमर निकाला गया। जब महिला रोगी की उम्र 40 साल है तथा उसे सालों से पेट में दर्द और सूजन की शिकायत थी। जब महिला की शुक्रवार को सर्जरी की गई वे खतरे से भी बाहर है। अस्पताल में महिला का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने यह जानकारी दी है। जहां नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में स्त्री और प्रसूति रोग विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर उषा कुमारी के मुताबिक महिला रोगी की उम्र 40 साल है तथा उसे पेट में दर्द और सूजन की शिकायत के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रोफेसर डॉक्टर उषा कुमार के नेतृत्व में ही डॉक्टरों के एक दल ने महिला की सर्जरी करके उसके पेट से ये ट्यूमर निकाला है। दोस्तों बात करते हैं कि राशन कार्ड धारकों को अब 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलेगा। इससे पहले 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं मिलता था और राशन कार्ड वितरण की प्रक्रिया में बदलाव इसी महीने से लागू होगा। जहां वही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन में सिर्फ चावल ही वितरण होगा। 10,59,000 राशन कार्ड धारकों की संख्या है, जहाँ इसमें 44 लाख यूनिट है। प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाता है। जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद कुमार ने बताया है कि पहले चावल कम और गेहूं अधिक दिया जाता था, लेकिन अब गेहूं 1 किलो कम कर दिया गया है। जहां इसके स्थान पर चावल वितरण में बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि गेहूं के बदले चावल दे दिया जाएगा। जहां इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं चावल दोनों का वितरण होता था, लेकिन अब चावल का ही वितरण किया जाएगा। 5 किलो चावल दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि सेना बहाली में अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार के विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अग्निपथ योजना को लेकर के केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। विधानमंडल के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने सदन के बाहर से लेकर के सदन के अंदर तक हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी तेजस्वी यादव के स्टैंड के साथ खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यानी कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस योजना को आज न कल वापस लेना ही पड़ेगा। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अग्निपथ योजना पर फिर से विचार करना चाहिए। अग्निपथ को लेकर के युवाओं में असंतोष है। या सरकार को 4 साल के बदले 12 या फिर 14 साल करते तो फिर अच्छा होता। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि आज न कल सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ स्कीम पर विचार करके इसे सरकार को पहले ही वापस ले लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये यानी कि 2-2 रुपये करके 3 किस्त भेजती है। लेकिन अब तक इस योजना के तहत कई बदलाव हो चुके हैं। जब कभी आवेदन को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर, योजना बनाने से लेकर के अब तक कई नए नियम बन चुके हैं। अब इस योजना में पति पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी की बात की जा रही है। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में थोड़ी सी विस्तार से। तो पीएम किसान योजना के नियम के अनुसार पति
पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जहाँ अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसे फर्जी करार देते हुए सरकार उसे रिकवरी करेगी। जहाँ इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं। अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी। इस नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई इनकम टैक्स देता है तो फिर इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा। यानी कि पति पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि कौन है इस योजना के अपात्र? तो नियम के तहत अगर कोई किसान अपनी खेती की ज़मीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में ना करके दूसरे कामों में कर रहे हैं या फिर दूसरों की खेती पर किसानी का काम करते हैं और खेत उनका नहीं है, ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं। अगर कोई किसान खेती कर रहे हैं लेकिन खेत उनके नाम नहीं होकर के उसके पिता या फिर दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई खेती की ज़मीन का मालिक है लेकिन वे सरकारी कर्मचारी या फिर रिटायर हो चुका है तो मौजूदा या फिर पूर्व सांसद विधायक मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना का लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। जहां वे अपात्र हैं। अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार वाले भी आते हैं। इनकम टैक्स देने वाले परिवार को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश और राज्य में किसानों की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है। जहाँ किसानों के लिए चलाई जा रही इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। जहाँ इसी तरीके से एक योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, यह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जहाँ इसके तहत किसानों को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं, जहाँ जिसका पूरे देश के किसान लाभ उठा रहे हैं। किसानों के बेहतर भविष्य के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ देश के वे सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास 2 एकड़ या फिर उससे कम भूमि हो। जहाँ इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद देश के किसानों को केंद्र सरकार हर माह 3,000 रुपये की पेंशन देगी। जब पूरे देश के किसान केंद्र सरकार की इस योजना में निवेश करके बड़े पैमाने पर लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि 18 साल की आयु के किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद प्रति माह 55 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। जहाँ वहीं 40 साल के किसान को इस योजना में आवेदन करने के बाद हर महीने 200 रुपये का निवेश करना होगा। जब किसान की उम्र 60 साल की हो जाएगी तो फिर उन्हें प्रतिमाह पेंशन के रूप में 3,000 रुपये किसान मानधन योजना के तहत दी जाएगी। अगर किसी कारणवश किसान की जान चली जाती है तो फिर इस स्थिति में 1,500 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ उनकी पत्नी को दिया जाएगा। जब प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को बेहतर भविष्य मुहैया कराना है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसान वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन यापन कर सकेंगे। इस योजना के तहत सरकार चाहती है कि गरीब किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करने के लिए नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा, जहां या फिर वेबसाइट पर विजिट करके भी आसानी से केंद्र सरकार की योजना में आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पहचान पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, खेत का खेसरा, खतौनी आदि दस्तावेज का होना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार इस बार जो बनी उसकी स्थिति बेमेल शादी की तरह हो गई है। किसी भी मुद्दे पर जेडीयू बीजेपी में बन नहीं रही है, हर मुद्दे पर विरोधाभास है। अब बीजेपी नया बदलाव चाहती है। इस बार बीजेपी बिहार का प्रतीक चिन्ह बदलना चाहती है। बिहार के प्रतीक चिन्ह में 2 स्वास्तिक से घिरे बोधि वृक्ष प्रार्थना के मालाओं से दर्शाया गया है। जहाँ पेड़ का आधार एक ईंट है जिस पर उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि आखिर बीजेपी का मांग क्या है। तो बीजेपी चाहती है कि इस प्रतीक चिन्ह की बजाय संसद में इस्तेमाल हो रहे प्रतीक चिन्ह का उपयोग हो। जब पीपल के वृक्ष वाला प्रतीक चिन्ह बीजेपी चाह रही है। जब बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने बिहार के प्रतीक चिन्ह के बजाय संसद में इस्तेमाल होने वाले प्रतीक चिन्ह की मांग की है। इनका मानना है कि जो केंद्र में प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल हो रहा है वह ज़्यादा उपयुक्त है, बिहार सरकार इसी चिन्ह का इस्तेमाल करें। उन्होंने इसे लेकर के बिहार विधानसभा में भी एक गैर सरकारी संकल्प दे दिया है। इनका मानना है कि अभी जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल हो रहे हैं बिहार में उससे पहले से केंद्र वाली प्रतीक चिन्ह मान्य है। बीजेपी की इस मांग पर जेडीयू भड़क गई है। जेडीयू को यह लगने लगा है कि बिहार में बीजेपी हर जगह अपना एजेंडा हावी करना चाहते हैं। जहाँ पहले भी जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीए, एनआरसी, अग्निपथ, सीबीएसई सिलेबस में बदलाव, नमाज में लाउडस्पीकर पर रोक जैसे बीजेपी के कई मुद्दे का जेडीयू ने तीखा विरोध किया है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में बीजेपी पर खुल करके भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू अपने विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। जहां हमने बीजेपी से अलायंस रख करके खुद को गिरवी नहीं रखा है। यहाँ वही होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। यहाँ ना ही बीजेपी की मांग पर प्रतीक चिन्ह बदलेगा और ना ही कोई कानून बनेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां कल बिहार में 189 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद अब बिहार में कोरोना के 1000 से भी अधिक मरीज हो गए हैं। यह हैरानी की बात तो यह है कि एक या फिर दो जिले में ही नहीं बल्कि बिहार के 25 जिलों में कोरोना के केस मिले हैं। वहीं पटना एक बार फिर से टॉप पर रहा है। 24 घंटे में पटना में 103 नए मरीज मिले हैं। जहां कल बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके मुताबिक बिहार में कोरोना के 1029 एक्टिव केस हो गए हैं। जब कल अरवल, गोपालगंज, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली में एक एक मरीज मिले हैं। इसके अलावा बांका में 16, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 9, भोजपुर में 2, दरभंगा में 6, ईस्ट चंपारण में 2, गया में 4, जहानाबाद में 3, खगड़िया में 3, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 6 और मुजफ्फरपुर में 3 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जब पटना में 103, सारण में 3 मामले मिले हैं। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है वह बेहद ही चिंताजनक है। बड़ी मुश्किल से लोग सामान्य जीवन जीने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें डर सताने लगा है। जहां अब लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत भी दी जाने लगी है। जहां आने वाले समय में मास्क और सैनिटाइजर को फिर से अनिवार्य किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को लेकर के बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी पर जमकर के हमला बोला है। यह सुशील मोदी ने विपक्ष से सवाल पूछा है कि पार्टी बताए कि उसने ऐसा विधायक के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। क्या आरजेडी राष्ट्रगीत के अपमान को सही मानता है? दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन वंदे मातरम शुरू होने के बावजूद आरजेडी से विधायक का सदन में अपनी सीट पर बैठे रहे। इस पर कई नेताओं ने उनकी निंदा की। अब सुशील कुमार मोदी ने पार्टी से कड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। सुशील कुमार मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के 2 विधायकों ने विधानसभा के पिछले सत्र में राष्ट्रगीत का अपमान किया था। जब इसी दल के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए तब बड़ी पार्टी पर छोटी पार्टी से आए लोगों का असर दिखना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बिहार विधानसभा सत्र का अपमान राष्ट्रगीत वंदे मातरम से करने की परंपरा है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के एक विधायक ने शुक्रवार को राष्ट्रगीत के समय खड़े न होकर के इसका अपमान किया। बीजेपी नेता ने आरजेडी से अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि अब आरजेडी पर एआईएमआईएम का असर दिखने लगा है, इसीलिए पार्टी के विधायक ऐसी हरकत करने लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेल कंपनियों ने आम आदमी को झटका दिया है। राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत कई शहरों में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। जब पूर्णिया में पेट्रोल डीजल के दामों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जब गया, गोपालगंज, सुपौल, बांका जैसे कुछ शहरों में तेल की कीमत में हल्की गिरावट आई है, लेकिन ग्राहकों को इससे कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला है। राजधानी पटना में पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 32 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। जब मुजफ्फरपुर में भी पेट्रोल की कीमत 30 पैसे और डीजल की 28 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ गई है। वहीं भागलपुर में भी पेट्रोल के दाम में 14 पैसे और डीजल में 13 पैसे का उछाल आया है। पूर्णिया के लोगों को बड़ा झटका लगा है। यहाँ कल पेट्रोल 1 रुपये 2 पैसे और डीजल 96 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। जब बिहार में अब सबसे महंगा तेल पूर्णिया में बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल की दर 109 रुपये 74 पैसे और डीजल 96 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश में राहत से उत्तर बिहार से गुजरने वाली बड़ी नदियां थोड़ी नरम पड़ी है। हालांकि छोटी नदियों के तेवर अभी भी खतरनाक बने हुए हैं। जब कोसी और सीमांचल के जिलों में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। अररिया जिले में बकरा नदी में उफान से आधा दर्जन ग्रामीण सड़कों पर बाढ़ का पानी फैल गया है, तो फिर किशनगंज में महानंदा सहित सभी नदियों के जलस्तर में कमी आई है। कटिहार जिले में सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, तो पूर्णिया में नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। सहरसा और सुपौल जिले में कोसी नदी का जलस्तर कम हुआ है। अररिया जिले में जोकीहाट प्रखंड होकर के बहने वाली बकरा नदी के उपनाने से आधा दर्जन ग्रामीण सड़क पर पानी बहने लगा है। जहाँ कई लोगों के घर आंगन तक पार का पानी फैल गया है। जहाँ कुछ स्कूलों में पानी घुसने से पढ़ाई बंद हो गई है। इधर परमान नदी का पानी दूसरे दिन भी अररिया से महिसाकोल जाने वाली सड़क पर बह रहा था। दोस्तों बात करते हैं कि इन्वेस्टर मीट में बिहार को टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, सीमेंट समेत कई सेक्टर में निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जहां केवेंटर्स एग्रो ने 600 करोड़ तो जेआईएस ग्रुप ने 300 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। जहां केवेंटर्स एग्रो के चेयरमैन और एमडी मयंक जालान ने कहा है कि एक इन्वेस्टर को हमेशा 2 चीज़ें चाहिए, एक निवेश की सुरक्षा और दूसरा ग्रोथ की संभावना। आज बिहार में दोनों चीज़ें उपलब्ध है। जब बिहार औद्योगिक नीति भी भविष्य को देख करके बनाई गई है और प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करने वाली है। केवेंटस एग्रो बिहार में लॉजिस्टिक सेक्टर में करीब 600 करोड़ का निवेश करेगा। JIS ग्रुप के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हरजीत सिंह ने भी लॉजिस्टिक सेक्टर में 300 करोड़ का निवेश की घोषणा की है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उद्योगपतियों और फिर कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा है कि बंगाल और बिहार का पुराना नाता और लगाव है। जैसे बिहार के लोग पश्चिम बंगाल को अपना दूसरा घर समझते हैं, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के उद्योगपति भी बिहार को अपना दूसरा घर समझे। चाहे नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हो या फिर मौजूदा उद्योग का विस्तार, दोनों बिहार में करें। जब मंत्री ने भरोसा दिया है कि हम खुद चलकर उद्योगपतियों के दरवाजे तक जा रहे हैं और हम जो कहेंगे वो करेंगे। बिहार में निवेश किसी हाल में उनके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए 2900 एकड़ का लैंड बैंक है, जहाँ 73 औद्योगिक क्षेत्र पूरी सुविधाओं के साथ तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। केंद्र की यूडाइस रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों में बिहार के सर्वाधिक 16.18% बच्चे हैं। जब देश में सरकारी स्कूलों में कुल नामांकित बच्चों की संख्या 1.11 करोड़ है। इसमें बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में पढ़ रहे बच्चों की संख्या 18 लाख है, जहाँ वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं। यह देश के सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों का 15.98% है। इधर देश भर के सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट तीनों तरह के स्कूलों को मिलाकर के कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले कुल बच्चों में 11% बच्चे बिहार के हैं। इस मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया जिले में छेड़छाड़ के एक मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को दखल देना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस केस में लीपापोती का प्रयास चल रहा था, जब तभी PMO से आदेश के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए। एक शिक्षक ने शिक्षिका और फिर छात्रों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। इस शिकायत पर जब स्थानीय अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया तो फिर पीड़ित शिक्षिका ने मामले की शिकायत PMO से कर दी। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्शन लिया और सीधे SSP के लिए फरमान जारी हो गया। PMO की एंट्री के बाद SSP हरप्रीत कौर ने फौरन थानाध्यक्ष कौशलेंद्र को मामले में केस दर्ज करके सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार यह मामला शहर के एक बालिका इंटर स्कूल का है। एक शिक्षक ने स्कूल में पढ़ने वाली छात्रों और फिर एक शिक्षिका के साथ बीते साल 26 जनवरी 2021 को अश्लील हरकत कर दी थी। शिक्षक ने शराब के नशे में छात्रों और फिर शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। छात्राएं और शिक्षिका 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने जिलाधिकारी के कार्यालय गई थी। इस दौरान वहां से लौटने में शाम हो गई, जहां उनके साथ गए शिक्षक ने उनके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। जिलाधिकारी कार्यालय में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में 12 छात्राएं शामिल हो गई थी। इसके बाद से शिक्षक उन्हें परेशान कर रहा था। सभी ने इस मामले की शिकायत PMO से की थी। PMO ने अब इस मामले में एक्शन लिया है। थानेदार कौशलेंद्र का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, यह चल रही है। जांच में सब इंस्पेक्टर चंदन मांझी भी शामिल है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मुंगेर के RS कॉलेज में इन दिनों ग्रेजुएशन की परीक्षा चल रही है। इसमें एक छात्र के हौसले को हर कोई सलाम कर रहा है, जब पूरे जिले में इसकी चर्चा है। दिव्यांग नंदलाल दोनों पैर के सहारे परीक्षा दे रहे हैं, जब उनके दोनों हाथ नहीं हैं। पढ़ने की इच्छा और IAS बनने के सपने को पूरा करने के लिए नंदलाल ने खुद को मजबूरियों के आगे झुकने नहीं दिया। जब नंदलाल हवेली खड़गपुर नगर इलाके के संत टोला का निवासी है, जहाँ अभी वे BA फर्स्ट ईयर परीक्षा RS कॉलेज तारापुर में दे रहे हैं। जहाँ उसके पिता अजय शाह छोटी दुकान चलाते हैं। गरीबी और मजबूरी से लड़ रहे नंदलाल अपने हौसले के दम पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। नंदलाल ने बताया है कि साल 2006 में बिजली करंट लगने के कारण मेरे दोनों हाथ कट गए। जब दादाजी ने हिम्मत दिखाया और फिर पैर से लिखना सिखाया। उन्होंने कहा कि मेरा IAS बनने का लक्ष्य है। जब परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मुझे कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों से 8वीं पास करके पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र छात्राओं की घर घर खोज होगी। 9वीं में दाखिला नहीं लेने वाले ऐसे बच्चों और फिर उनके अभिभावकों की काउंसलिंग की जाएगी। जब पढ़ाई का न सिर्फ महत्व बताया जाएगा, बल्कि हर हाल में ऐसे बच्चों का 9वीं में दाखिला कराया जाएगा। शुक्रवार को राज्य भर में 9वीं में दाखिले के लिए प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान 2022 प्रारंभ हुआ, जो 15 जुलाई तक चलेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के राजेंद्र नगर में स्थित राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में इस अभियान की शुरुआत की है, जहां उनकी मौजूदगी में स्कूल की प्राचार्य ने निशा कुमारी का 9वीं में दाखिला लिया है। शिक्षा मंत्री ने पटना जिले के अलग अलग प्रखंडों के लोगों को जागरूक करने के लिए नामांकन रथ रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 8वीं के बाद 18% छात्र और 17% छात्र 9वीं में दाखिला नहीं लेते हैं।
हैं, जहां इन सभी बच्चों को चिन्हित करके इस अभियान के दौरान उन्हें प्रेरित करते हुए दाखिला कराना सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्री ने समाज के सभी वर्गों से, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और अभिभावकों से अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि सुशासन का दम्भ भरने वाली नीतीश सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बिहार में नीतीश की ही नहीं बल्कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की सरकार चल रही है। दीपांकर भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन का नारा खोखला साबित हो रहा है। कानून का राज होने की बात करने वाले नीतीश कुमार के शासनकाल में जिस तरीके से अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी है वह सरकार की विफलता को प्रमाणित करता है। माले नेता ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबों का हक छीना जा रहा है। उन्होंने बताया है कि बिहार में 30 लाख लोगों का राशन कार्ड बंद कर दिया गया है, जबकि बिजली के नाम पर प्रीपेड मीटर लगा करके उपभोक्ताओं का आर्थिक दोहन किया जा रहा है। भट्टाचार्य ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त का नारा देकर के चुनाव जीता था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भाजपा देश में विपक्ष को ही समाप्त करने में लगी हुई है, जो लोकतंत्र के लिए जबरदस्त खतरा है। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन की सरकार को गिराना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मानसून की गति मजबूत होती जा रही है। खबर के अनुसार आज किशनगंज, मोतिहारी और बेतिया में भारी बारिश के आसार हैं। इन जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं बिहार के अन्य जिलों में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होने की संभावना है। आपको बता दूं कि खराब मौसम में लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि जब से मानसून बिहार में प्रवेश किया है तब से बिहार के कई जिलों में लोगों की जान वज्रपात और आंधी के कारण गई है, इसलिए आप सावधान रहें। वहीं राजधानी पटना समेत बिहार के बक्सर, गया, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद आदि जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को भी बिहार के इन जिलों में बारिश और वज्रपात हुई है, जहां आज भी हल्की बारिश की आशंका है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।